हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। कैसे हो आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे। मैं आपको संस्कृत के प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करवा रही थी। इसी सीरीज़ में आज मैं आपका 2021 का जो प्रश्न पत्र है इसका कंप्लीट सॉल्यूशन लेकर के आई हूँ। तो आप लोग फटाफट से सभी लोग जुड़ जाइएगा और अपने दोस्तों को भी क्लास शेयर कर दीजिए। शुरू करते हैं हम आपके फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए पहला प्रश्न क्या पूछा गया था। एकोनत्रिंशत् शब्द बोधक है। 19 का, 39 का, 29 का या फिर 31 का। एकोनत्रिंशत्, त्रिंशत् का मतलब क्या होता है? 30। और आपको बताया था जब एकोन या ऊन शब्द लगता है इसका मतलब होता है एक कम, यानी कि 30 में एक कम मतलब कितना निकला? 29 यानी कि 29। तो एकोनत्रिंशत् का अर्थ क्या है? 29। तो आपका सही उत्तर रहेगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट आइए सेकेंड क्वेश्चन पर। लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में दा धातु का रूप है। आपको मैंने बोला था दा धातु जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बताइए इनमें से कौन सा प्रथम पुरुष बहुवचन का है? तो दा धातु के जो रूप चलते हैं वो आपका चलता है ददाति। प्रथम पुरुष में प्रथम पुरुष का मैं रूप यहाँ पर लिख रही हूँ, ददाति, दत्तः, ददति। तो प्रथम पुरुष का एक वचन तो है ददाति, द्विवचन है दत्ता और बहुवचन है ददति। कहाँ पर है ददति? आपका डी ऑप्शन में है, तो यही क्या है? सही हो जाएगा। ददंती गलत है। पठति, पठता, पठंती तो सही है, लेकिन दाद जो धातु है उसका रूप अलग चलता है, तो उसको थोड़ा सा ना हाईलाइट कर लेना और अच्छे से लर्न कर लेना। इसके बाद इसका मध्यम पुरुष भी मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। मध्यम पुरुष में चलता है ददासी, दत्था और दत्थ। उत्तम पुरुष में ददामि, दद्वहा और दद्म। ठीक है, ये चलते हैं आपके दा धातु के रूप लट लकार में। थर्ड क्वेश्चन है आपका अधिकरण कारक का चिन्ह है। तो देखिए क्या होगा, के लिए, को, से द्वारा या में पर। तो कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने में, संबंध काकी के नानी ने अधिकरण में पे पर। तो अधिकरण कारक का ही चिन्ह पूछा है, क्या हो जाएगा? में और पर। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। के लिए किसका है? संप्रदान कारक का है। को किसका है? कर्म कारक का है। से द्वारा किसका है? करण कारक का है। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, ठीक है, संप्रदान के लिए। इस प्रकार से चलते हैं ये। नेक्स्ट आपका फोर्थ क्वेश्चन है। लिखसी रूप है। लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, बताइए कौन सा है? लिखसी। लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन या लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन या लंग लकार प्रथम पुरुष द्विवचन। तो लंग का तो है ही नहीं, ये है किसका? लट लकार का। लंग का होता तो आ जरूर आगे लगता। आप सभी को पठ धातु के रूप याद है ना? कैसे चलता था? पठति, पठतः, पठन्ति। ये तो हो गई किसकी बात? प्रथम पुरुष की, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। इसके बाद था पठसी, पठथा और पठत। यहाँ पर कौन सा शब्द है? लिखसी शब्द है। लिखसी यानी कि पठसी। कहाँ पर मिला? मध्यम पुरुष का एक वचन। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर क्या रहेगा? लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। फिफ्थ क्वेश्चन देखिएगा। लूता शब्द का अर्थ है चूहिया, मकड़ी, भौरा या फिर हंस। तो लूता का मतलब होता है मकड़ी, भौरा का मतलब भ्रमरा, हंस की संस्कृत होती है मरालहा और चूहिया की क्या रहेगी? मूसिका, क्योंकि मूसिका होती है आपकी चूहे की। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। दो पशुओं के नाम और दो पक्षियों के नाम लिखिए। तो आप इसमें कोई से भी पशु और पक्षी लिख सकते हो। दो पशुओं में जैसे गजहा लिख दिया, गजहा मीन्स हाथी, घोटका मीन्स घोड़ा, वृषभा मीन्स बैल, कोई से भी दो आप लिख सकते हो। पक्षियों में काका लिख दिया, काका मीन्स कौआ, पिकहा मीन्स कोयल, सारिका मीन्स मैना, सारिका लिख दो। शुकहा लिख दो, शुका मीन्स क्या होता है? तोता। संस्कृत में कितने पुरुष होते हैं उनके नाम लिखिए। दोनों ही प्रश्नों के उत्तर देख लीजिए कैसे लिखना है। तो देखिए पशुओं के नाम मार्जारा, मार्जारा मीन्स बिल्ली, वृषभा मीन्स बैल होगा आपका। ऐसे आप गर्दभा भी लिख सकते हो, गर्दभा मीन्स होता है गधा,
चित्रका मीन्स चीता, अजा लिख सकते हैं, अजा मीन्स बकरी हो जाएगी। पक्षियों के नाम में सारिका मीन्स मैना होती है, शुका मीन्स तोता होता है, पिकाहा लिख सकते हो, मराला लिख सकते हो, कपोता लिख सकते हो, कपोता मीन्स कबूतर। लेकिन जितना पूछा जाए सिर्फ उतना ही लिखना, ठीक है। इसके बाद आपका 7वां क्वेश्चन था कि संस्कृत में कितने पुरुष हैं। तो संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं। कौन कौन से? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष में वो आते हैं जिनके बारे में हम बात करते हैं, जो आपका अन्य पुरुष होता है। मध्यम पुरुष में कौन आता है? तो जो बात को सुनते हैं, यानी कि जो श्रोता होंगे। जैसे अभी आप लोग क्या हो? श्रोता हो, मेरी बात सुन रहे हो, तो आप लोग हो मध्यम पुरुष। इसमें तुम, आप ऐसे शब्द यूज़ करते हैं। उत्तम पुरुष में वो आता है जो बात बोलता है, यानी कि वक्ता। तो वक्ता आ जाएगा उत्तम पुरुष में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भविष्यत काल में कौन सा लकार प्रयोग होता है? भविष्यत काल में कौन सा लकार प्रयोग करते हैं हम? फटाफट से आंसर दो। भविष्य काल में हम करते हैं लुट लकार का प्रयोग। क्लियर? लुट लकार। विद्या ददाति विनयम का आशय है। दोनों के उत्तर देखिएगा। भविष्य काल में कौन से लकार का प्रयोग करते हैं? तो भविष्यत काल में लुट लकार का प्रयोग करते हैं। मैंने आपको 5 लकार पढ़ाए थे, कौन कौन से? याद रखिएगा पांचों, और कहाँ प्रयोग होते हैं ये ज़रूर याद रखना। लट लकार, लुट लकार, लंग लकार, लोट लकार, और लास्ट आपका था विधिलिंग लकार। कहाँ कहाँ पर ये पांचों लकार प्रयोग होते थे? तो लट का प्रयोग हम करते हैं वर्तमान काल में, लुट लकार का प्रयोग करते हैं भविष्य काल में, लंग लकार का प्रयोग करते हैं भूतकाल में, लोट का प्रयोग करते हैं आज्ञावाचक जो शब्द होते हैं, जैसे तुम पढ़ो, तुम चाहो, तो वो लोट लकार में रहेंगे। और विधिलिंग का हम प्रयोग करते हैं चाहिए के अर्थ में, जैसे तुम्हें पढ़ना चाहिए, तो ऐसे वाक्य होंगे तब हम विधिलिंग लकार का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट था आपका विद्या ददाति विनयम में विनय का अर्थ है। तो विद्या ददाति विनयम में विद्या का मतलब है विद्या, ददाति मीन्स देती है, विनय मीन्स विनय यानी विनम्रता। तो अर्थ बनेगा विद्या विनय यानी कि विनम्रता देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मति शब्द किस विभक्ति और वचन में है? फटाफट से आंसर दो। मति शब्द कौन सी विभक्ति और वचन में है? और इसके बाद बताइए गम धातु के लंग लकार प्रथम पुरुष का रूप। प्रथम पुरुष के तीनों वचन के रूप बताने, यहाँ पर स्पष्ट तो किया नहीं है, तो आपको तीनों के रूप लिखने पड़ेंगे। मति शब्द जो है वो कौन सी विभक्ति में है? तो ये आपका द्वितीय विभक्ति बहुवचन का है। मति के शब्द रूप याद कर लेना। मति आपका इस प्रकार से रहता है, ठीक है। तो मति ही जो शब्द आता है वो द्वितीय विभक्ति बहुवचन में आता है। गम धातु के लंग लकार प्रथम पुरुष का रूप लिखना आता, प्रथम पुरुष के तीनों वचन के लिखने हैं। तो जैसे आपको पठ धातु के याद हो, अपठत, अपठताम, अपठन, वैसे ही आपको गम धातु के लिख देने हैं। अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन। लिख धातु आ जाए तो अलिखत, अलिखताम, अलिखन। पठ धातु के मैं आपको तीनों पुरुष में बता देती हूँ। प्रथम पुरुष में चलता है अपठत, अपठताम, अपठन। मध्यम पुरुष में होता है अपठा, अपठतम, अपठत। और आपका उत्तम पुरुष में अपठम, अपठाव और अपठाम। इस प्रकार से चलेंगे। यहाँ पर आपके अतिलघुत्तरीय प्रश्न समाप्त होते हैं और उम्मीद कर रही हूँ आपके सभी अतिलघुत्तरीय और सभी बहुविकल्पीय सही रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संज्ञा शब्द का प्रयोग करते हुए लट लकार प्रथम पुरुष में 4 वाक्य संस्कृत में लिखिए। आपको अपनी तरफ से कोई भी संज्ञा शब्द ले लेना है और 4 वाक्य संस्कृत में यहाँ बना देने हैं लट लकार प्रथम पुरुष में। अब आप प्रथम पुरुष का एक वचन भी ले सकते हैं, द्विवचन भी और बहुवचन भी, वो आपकी मर्जी है कि आप कौन से वचन का वाक्य बनाते हो। देखिए मैंने यहाँ संस्कृत के वाक्य बना दिए हैं। रामः पठति, रामः आपका एक वचन का है और ये मैंने प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया यूज़ करी है, लट लकार में ही सारे बनाए हैं। देखिए इसका अर्थ क्या है, रामः मीन्स राम, पठति मीन्स पढ़ता है। लता लिखति, लता लिखति मीन्स लिखती है। बालकः धावन्ति, बालकः बालकौ बालकः, यहाँ मैंने बालक का बहुवचन प्रयोग किया है तो क्रिया भी बहुवचन की ली है। बालकः धावन्ति यानी कि लड़के दौड़ते हैं। धाव जो धातु है वो दौड़ने के लिए प्रयोग की जाती है। रमा क्रीडति, रमा लड़की का नाम, कोई भी संज्ञा शब्द लेना था आपको, कोई भी संज्ञा ले सकते थे। रमा क्रीडति, रमा खेलती है।
आप कुछ भी ले सकते हो, लेकिन संज्ञा होनी चाहिए, सर्वनाम नहीं होना चाहिए। ठीक है, श्याम हो गया, बालिका हो गई, कोई भी आप संज्ञा शब्द लेकर के वाक्य बना देते। नेक्स्ट आपका 13 क्वेश्चन है, अस्मद शब्द का रूप प्रथमा विभक्ति, तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति और सप्तमी विभक्ति के तीनों वचनों में लिखिए। अस्मद जो धातु आपका जो सर्वनाम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और अलग अलग में इसका रूप पूछते हैं। तो प्रथमा में इसका रहता है अहम, आवाम, वयम। तृतीया में इसका रहेगा मया, आवाभ्याम, अस्माभि। ठीक है, विसर्ग लगेगा यहाँ पर। इसके बाद चतुर्थी में रहेगा मह्यम, आवाभ्याम, अस्मभ्यम। और सप्तमी में रहेगा मई, आवयो, अस्मासु। तो इसके याद रखिएगा, अस्मद के और युष्मद के शब्द रूप अच्छे से याद कर लो, साथ साथ तत् के। ये तीन ही सर्वनाम आपको याद करने हैं, अच्छे से याद कर लो, बीच बीच में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। विसर्ग जरूर ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 से 10 तक की संख्याओं को संस्कृत पुल्लिंग शब्द में लिखिए। मैंने जब आपको संख्याएं पढ़ाई थी तो वहाँ पर बताया था 1 से 4 तक जो आपके अंक हैं वो तीनों लिंगों में अलग अलग होते हैं। पुल्लिंग में अलग होते हैं, स्त्रीलिंग में अलग होते हैं, नपुंसक लिंग में अलग होते हैं। उसके बाद 5 से लेकर के आपके सेम चलते हैं सभी लिंग में। तो यहाँ पर आपको पुल्लिंग में ही लिखने थे, तो 1 से 4 तक के जो हैं वो आप पुल्लिंग में लिखिए, बाकी सारे सेम टू सेम वैसे ही लिख दीजिएगा। 1 की देखिए क्या रहेगी पुल्लिंग में, एकहा, 2 की द्वौ, 3 की त्रया, 4 की चत्वारा, 5 की पंच, 6 की षट, 7 की सप्त, 8 की अष्ट, 9 की नव और 10 की दश। 1 से 20 तक की गिनतियाँ आप सभी को संस्कृत में अच्छे से तैयार होनी चाहिए। लिख लिख करके कम से कम 2 से 3 बार देखिएगा, अभी टाइम है, आराम से तैयार कर सकते हो। और गिनतियाँ हर बार पूछी जाती हैं 2 नंबर में। 15 से 20 तक की पूछ लेंगे, 1 से 10 तक की पूछ लेंगे, 5 से 15 तक की पूछ लेंगे, जैसा उनको ठीक लगेगा वैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधोलिखित श्लोक का अर्थ बताइए। काक चेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी ग्रह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। तो इसका अर्थ है काक चेष्टा यानी कि कौवे के जैसी चेष्टा होनी चाहिए, प्रयासरत होनी चाहिए। बको ध्यानम बगुले जैसा ध्यान एक केंद्रित करने वाले होने चाहिए। श्वान निद्रा कुत्ते जैसी नींद होनी चाहिए। और अल्पहारी कम भोजन ग्रहण करना। और ग्रह त्यागी घर से दूर रहना, यही विद्यार्थी के 5 लक्षण बताए गए हैं। गुरुकुल टाइम में जब शिक्षा हुआ करती थी तो वहाँ पर ये पंक्तियाँ जो हैं वो बोली गई थी। देख लीजिए किस प्रकार से अर्थ लिखना है। काक चेष्टा कौवे जैसी चेष्टा, बको ध्यानम बगुले जैसा ध्यान, श्वान निद्रा कुत्ते जैसी नींद, इसके बाद था अल्पहारी कम भोजन करना, गृह त्यागी घर से दूर रहना, विद्यार्थी पंच लक्षणम यही विद्यार्थी के 5 लक्षण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, अनुकरण वाचन के उद्देश्य बताइए। अनुकरण वाचन के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। आप इस पॉइंट को जो मैंने यहाँ पर शॉर्ट में लिखे हुए हैं इसको वहाँ जब लिखेंगे तो थोड़ा सा बड़ा करके लिखिएगा, ठीक है, कि अनुकरण वाचन का उद्देश्य ये है, ठीक है, ऐसे करके बढ़ा देना है। तो पहला उद्देश्य इसका रहेगा उच्चारण संबंधी अशुद्धियों को दूर करना, ठीक है। जब बच्चों का हम अनुकरण वाचन कराते हैं, अनुकरण वाचन में होता क्या है, बच्चे स्पष्ट बोलना सीखते हैं, जैसा शिक्षक बोलेगा वैसा ही बच्चे बोलेंगे। तो अनुकरण वाचन का उद्देश्य ये भी रहता है कि बच्चों को जो उच्चारण संबंधी अशुद्धियाँ हैं वो दूर हो जाएं। उच्चारण संबंधी अभ्यास कराने में भी हम इसी का प्रयोग करते हैं, तो इसका उद्देश्य उच्चारण का अभ्यास कराना भी रहेगा, ठीक है। छात्रों को सक्रिय रखना, ये भी इसका उद्देश्य है। पद्य श्लोक इन सभी को कंठस्थ कराने में, कुछ चीज़ आपको याद करवानी हो, कोई श्लोक याद करवाना हो, जैसे टेबल याद करवानी है, गणित में कुछ भी आपको याद करवाना हो तो वहाँ पर हम इसी का प्रयोग करते हैं, अनुकरण वाचन का, ठीक है। हम बोलते हैं फिर बच्चे बोलते हैं, छोटे बच्चों को कविताएं हम ऐसे ही याद करवाते हैं, ठीक है। एक्शन भी करता जाता है टीचर और बोलता भी जाता है और बच्चे भी सेम वही रिपीट करते हैं, तो उन्हें जो कविता है वो याद हो जाती है। आरोह अवरोह लय और स्वर से परिचित कराने में, ठीक है, यहाँ पर लिखिएगा लय और स्वर से परिचित कराने, लय ताल जो होती है उनसे परिचित कराने में भी अनुकरण वाचन का योगदान है। ज्ञान को सुदृढ़ व स्थायी बनाना भी अनुकरण वाचन का उद्देश्य है। यहाँ पर और भी पॉइंट आप ऐड कर सकते थे, जैसे उच्चारण के जो नियम है उनका ज्ञान कराना, ये इसका उद्देश्य रहेगा, ठीक है। यानी कि स्पष्ट उच्चारण करना, जो बच्चों में अंतर है कि छ
क, श और सा का जो अंतर है इनको स्पष्ट कराना। ठीक है, ये भी अनुकरण वाचन के द्वारा ही हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संस्कृत में अनुवाद कीजिए। 2 नंबर में अनुवाद हमेशा आता है और 4 वाक्य आपको दिए जाएंगे, या तो संस्कृत से हिंदी आएगा या फिर हिंदी से संस्कृत में आएगा। पहला है तुम पढ़ते हो, दूसरा है हम दोनों जाते हैं, तीसरा है मैं प्रतिदिन खेलता हूँ, और नेक्स्ट है आपका वे सब बाजार गए। फटाफट से इनका अनुवाद करिएगा। देखिए यहाँ पर अनुवाद देख लीजिएगा। तुम पढ़ते हो, पहला वाक्य था, तुम की संस्कृत क्या होगी? त्वम युवाम यूयम। तुम मतलब होता है त्वम, तो त्वम जो है वो आपका किसका है? मध्यम पुरुष का एक वचन है, तो भाई क्रिया भी इसके साथ मध्यम पुरुष के एक वचन की ही लगेगी। पढ़ते हो कौन से उसका वाक्य है? लट लकार का है, तो लट लकार में कैसे रूप चलते हैं? पठति पठता पठन्ति, पठसी पठता पठत। मध्यम पुरुष के एक वचन में क्या आता है? पठसी, तो आपका वाक्य बन जाएगा त्वम पठसी। नेक्स्ट है हम दोनों जाते हैं। हम दोनों की संस्कृत होती है आवाम, जाते हैं, यानी कि ये भी आपका लट लकार का ही वाक्य दिया गया है। हम दोनों कहाँ पर आता है? ये उत्तम पुरुष का द्विवचन है। हम दोनों जो आपका यहाँ पर करता है वो उत्तम पुरुष के द्विवचन का है, तो क्रिया भी उत्तम पुरुष के द्विवचन की चाहिए। पठ धातु के रूप पढ़ लो, पठति पठता पठन्ति, पठसी पठता पठत, पठामि पठावह। तो गम धातु में कैसे चलेगा? गच्छति गच्छता गच्छन्ति, गच्छसि गच्छता गच्छत, गच्छामि गच्छावः। तो यहाँ पर आपका वाक्य बनेगा आवाम गच्छावः। मैं प्रतिदिन खेलता हूँ। मैं की संस्कृत होती है अहम, प्रतिदिन की प्रतिदिनम, खेलता हूँ, खेलने के लिए क्रीड धातु हम प्रयोग करेंगे। ठीक है, मैं आपका जो है वो किसका है? वो आपका उत्तम पुरुष का एक वचन है अहम, तो क्रिया भी इसी के अनुसार लगेगी। पठति पठता पठन्ति, पठसी पठता पठत, पठामि क्रीडामि, तो आपका बन जाएगा अहम प्रतिदिनम क्रीडामि। नेक्स्ट है वे सब बाजार गए। वे सब, सह तऊ ते, सह मीन्स वह, तऊ मीन्स वे दोनों, ते मीन्स वे सब, तो ते हो जाएगा। बाजार की आपड़म होती है गए, लंग लकार का वाक्य है। ठीक है, लंग लकार, और ये जो ते है वो क्या है? प्रथम पुरुष का बहुवचन है, इसीलिए प्रथम पुरुष के बहुवचन की क्रिया ढूंढ करके लाइए। तो कैसे रूप चलते थे? अभी गच्छ धातु का कराया भी था, अगच्छत अगच्छताम अगच्छन। यहाँ पर क्या आपका लग जाएगा? अगच्छन। वाक्य बन जाएगा ते आपड़म अगच्छन। लास्ट क्वेश्चन है आपका, लंग लकार किस काल के लिए प्रयुक्त होता है? 2 उदाहरण लिखिए। देखिए जस्ट अभी मैंने आपको 5 लकार रिवाइज कराए थे, वहाँ बताया था कि लंग लकार जो है इसका प्रयोग हम करते हैं भूतकाल के लिए। उदाहरण लिखने थे, तो उदाहरण में मैंने यहाँ पर पहला उदाहरण लिखा है, उसने पत्र लिखा। भूतकाल की बात है, हम लंग लकार का प्रयोग करेंगे। वे दोनों विद्यालय गए थे, भूतकाल की बात है, लंग लकार का प्रयोग करोगे। संस्कृत में अनुवाद कैसे हो जाएगा? उसने की संस्कृत होती है सहा, पत्र की पत्रम, लिखा यानी कि प्रथम पुरुष एक वचन, अपठत और अलिखत, तो वाक्य बन जाएगा सह पत्रम अलिखत। वे दोनों विद्यालय गए। वे दोनों की संस्कृत होती है तौ, सह तौ ते, ऐसे तो चलता है, तो तौ इसकी संस्कृत हो जाएगी वे दोनों की। विद्यालय की रहेगी विद्यालयम। गए थे, तो आप प्रथम पुरुष का ढूंढिएगा द्विवचन क्या होता है? अपठत अपठताम। गच्छ धातु, गम धातु थी यहाँ पर, तो अगच्छत अगच्छताम। वाक्य बनेगा तौ विद्यालयम अगच्छताम। इस प्रकार से तो आपको ये ध्यान रखना है कि कर्ता जो है आपका वो किस पुरुष और किस वचन का है। जिस पुरुष और वचन का कर्ता, उसी पुरुष और वचन की क्रिया लगा देनी है। क्लियर है? चलिए, अनुवाद फिर बहुत आसान हो जाएंगे। ये आपका जो पेपर है वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में मिलूंगी नेक्स्ट पेपर के साथ, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्लास आप सभी को कैसी लगी। क्लियर? चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।